तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस फ्रॉम ए सिस्टम ऑफ टू पैरेलल प्लेन मिरर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन एक बार जेईई में आ चुका है और एक दो बार अदर एग्जाम्स में भी आया है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी इस तरह का क्वेश्चन बनता है, एक बार जेईई में पूछा जा चुका है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी रहती है। एक बार जेईई में क्वेश्चन आया था तो आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन था, तो इसलिए भी हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बच्चों हमें इस तरह का दो पैरेलल प्लेन मिरर दिए जिनकी लेंथ L है, उनके बीच का सेपरेशन D है। एक लाइट रे हमारी बिल्कुल एज पे इंसिडेंट होती है थीटा एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल से बना रही है एंगल वो थीटा है, और ये रिफ्लेक्ट होते हुए ऐसे जा रही है। तो हमें ये बताना है कि टोटल कितने रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे सिस्टम से बच्चों बाहर आएगी। तो यार इस चीज को हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, फर्स्ट रिफ्लेक्शन बेटा हमारा ये एज पे हो रहा है, एंड पॉइंट पे हो रहा है। सेकंड रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए लाइट रे हर बार रिफ्लेक्ट होगी तो ये एंगल इसके बराबर होगा। अब ये अगर ये नॉर्मल देखो पैरेलल है दोनों मिरर, तो नॉर्मल भी पैरेलल होंगे, ये इसके अल्टरनेट एंगल हो जाएगा तो थीटा हो जाएगा। जब रिफ्लेक्शन होगा तो फिर से थीटा आ जाएगा, ये वाला एंगल। इस नॉर्मल को मैं आगे बढ़ा देता हूं। अगर मैं इस डिस्टेंस को कुछ मान लू, सपोज x मान लू बेटा, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, ये वाली डिस्टेंस x है, ये थीटा है। तो इस ट्राइंगल में tan थीटा अगर मैं लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं इट इज x अपॉन डी, या मैं कह सकता हूं x को मैं d इंटू टैन थीटा लिख सकता हूं। तो ये x जो है वो d टैन थीटा है। सिमिलरली जो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, ये यहाँ पे सेकेंड रिफ्लेक्शन हुआ, देन यहाँ पे थर्ड हुआ, तो यहाँ पे भी मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा आएगा बच्चों, एंड दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। फिर ये इस तरह से थीटा आएगा। और ये सपोज ऐसे लाइट रे ऐसे निकल जाती है। तो तुम देख सकते हो ये जो डिस्टेंसेस आएंगी आफ्टर ईच रिफ्लेक्शन, जो ये वाली डिस्टेंस कवर करेगी, ये सारी की सारी डिस्टेंसेस x होंगी। अगर मैं इस डायग्राम को करेक्ट मान लू तो तुम ये देख सकते हो कि ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन अगर मैं मान लू ये पोजीशन 0 है, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन बेटा 0 पे हो रहा है, सेकेंड x पे हो रहा है, थर्ड 2x पे हो रहा है, फोर्थ 3x पे हो रहा है, फिफ्थ 4x पे हो रहा है। और ये देखिए रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो लेंथ बची है ये x से कुछ कम होगी, इसलिए ये लेंथ हमारे लिए जो है काउंट नहीं हो रही है। या कह सकते हो ये ना भी होती तो भी, ये वाली लेंथ अगर नहीं भी होती बेटा तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत सिंपल बात है कि यार आफ्टर ईच d tan थीटा डिस्टेंस हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एक तो ये कहता है कि यार सिंपल हम लेंथ को देख लें कि जो हमारी लेंथ है वो x का कितने टाइम्स है। क्योंकि अगर केवल x टाइम वन टाइम होगा, केवल x के बराबर होगा तो एक 0 पे हो जाएगा, एक x पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 2x के बराबर होगा, लेंथ जो होगा x का 2 टाइम होगा तो 1 2 3 रिफ्लेक्शन हो जाएगा, 3 टाइम होगा तो 4 हो जाएगा, 4 टाइम होगा तो 5 हो जाएगा। यानी हम ये अगर जान लें कि टोटल लेंथ जो है वो x यानी कि d tan थीटा का कितने टाइम्स है, तो अगर ये हम रेशियो निकालें और सपोज जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, सपोज हम कह रहे हैं 9 पॉइंट या 1 2 3 4 4.7 टाइम्स है, तो ये जो 0.7 है ये तो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं भी होता है यार तो भी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्क नहीं पड़ता। तो इसका हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट लेंगे, ठीक है ना, कि 4 गुना है, 5 गुना है, कितने इंटीग्रल टाइम्स कितनी बार, कितने जो इंटीजर आएगा इसका इंटीजर वो क्या होगा, 5.7 आएगा तो हम 5 लेंगे, 6.3 आएगा तो 6 लेंगे। तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ठीक है ना। अब सपोज आप देख रहे हो कि अगर ये 1 2 3 4 होगी तो 5 रिफ्लेक्शन आएंगे, 5 होगी तो 6 आएंगे, 10 होगी तो 11 आएंगे। तो ये जो भी इंटीग्रल नंबर आएगा ये +1 आपका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे मान लू कि लेट दिस इंटीग्रल वैल्यू इज n, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस जो होने चाहिए इंक्लूडिंग फर्स्ट वन, पहला काउंट करने के बाद
तो हमारे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन n+1 होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यार एक आध बार क्वेश्चन ऐसा आया एग्जाम में, स्पेशली एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, तो आंसर जो था वो n+1 से मैच नहीं कर रहा था, एक नन ऑफ दिस भी था उसमें, तो डेटा तो मुझे याद नहीं, ले तो उसमें क्या है कि थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है यार, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से मानते हैं, कुछ लोग अपना अलग तरीके से मानते हैं, तो दो तरह से क्वेश्चन बनता है। तो मैं पूरी बात डिस्कस कर देता हूं, तो आप लोग को यार क्या चाहिए, नंबर चाहिए यार, ठीक है ना, तो उस हिसाब से देख लो, बाकी बहुत ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं कि किस तरह से आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब मान लो कि अगर L/d tan थीटा जो आ रहा है ये एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है, ये बिलोंग्स टू इंटीजर, ये एक एग्जैक्ट इंटीग्रल वैल्यू आ रही 6, 7, 8, 9, 5, 30, 40, 200, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आ रहा। इसका ये मतलब है बेटा कि जो लेंथ है वो x का ठीक इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल टाइम्स है, ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल है x का, 4 गुना 5 गुना है। ऐसी सिचुएशन में जो रिफ्लेक्शंस होते हैं, एक अगर फर्स्ट रिफ्लेक्शन हम यहां पे मान रहे हैं, सेकेंड यहां पे है, इस तरह से, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन भी यहां होगा और लास्ट भी यहां होगा। अब होता क्या है कि अगर हम अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग चले और एग्जैक्ट बात बोले, तो अगर ये देखिए 4x भी होता, अगर सिर्फ मिरर यहां तक होता तो भी हम कहते हैं पहला 0 पे हो रहा, दूसरा 1 पे हो रहा, तीसरा 3 पे है, 2 पे है, फिर 4, ये चौथा है, 5 हम बोल देते, जबकि ये 4 टाइम्स है, ठीक है ना। अब इसका आंसर कुछ बुक्स में 4 दे देते हैं, जैसे ये इंटीग्रल मल्टीपल है, तो जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं कुछ बुक में सिर्फ आई देंगे, जो इंटीग्रल वैल्यू आएगी, और कुछ बुक्स में i+1 भी दिया जाता है। अब यार ये क्वेश्चन बनाने वाले के अपना एजम्पशन पे, अब देखो जो लोग आई बोल रहे हैं वो किस बेसिस पर बोलते हैं। अब आई वाले अपना रीजन ये देते हैं कि यार ये जो लेंथ है ये एग्जैक्ट मान लीजिए 4 टाइम्स 5 टाइम्स है। अगर हम ये मान लें कि जो फर्स्ट लाइट रे है वो थोड़ा एकदम एज पे ना इंसिडेंट होके 1 माइक्रोमीटर या 1 मिलीमीटर अंदर इंसिडेंट हो रही है, थोड़ा सा अंदर इंसिडेंट हो रही है, और ये जो लेंथ है वो एग्जैक्ट इंटीग्रल मल्टीपल टाइम्स है, तो जितना अंदर ये लाइट रे इंसिडेंट होगी उतनी यहां पे कम पड़ जाएगी। उस केस में आप जो +1 रिफ्लेक्शन होगा वो काउंट नहीं होगा। लेकिन यार इसके लिए हम अपनी तरफ से क्यों मान लें कि थोड़ा सा अंदर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना। ये तो वही है ना कि हमें आप बताइए, जब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन दे रहे हैं, अगर आपको मिरर दिया गया है और बोला गया है एग्जैक्ट 200 सेंटीमीटर लेंथ है, तो जब तक हम उसमें जो एरर है वो थोड़ा बहुत ये तो कंसीडर कर सकते हैं कि भाई मेजरमेंट हुआ होगा, कुछ एरर हुई होगी लेंथ में, ठीक है ना। और आप बोल रहे हैं कि एज पे इंसिडेंट हो रही है लाइट रे, तो अपनी तरफ से मेरी वजह से मेरे हिसाब से ये मानना गलत है कि हम पहले से ही मान लें। जब उन्होंने एग्जैक्ट डेटा दिया है तो हम एग्जैक्ट मान के चल सकते हैं। तो आंसर अगर आप i+1 लिख रहे हैं तो आप पूरी तरह से गलत नहीं है। ये क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड करता है, कभी कभी एम्बिग्यूटी होती है, कुछ क्वेश्चन में हम बहस नहीं कर सकते हैं। ऐसा हुआ है जेईई में कई बार, हम लोगों का आंसर अलग आता है, लेकिन जिसने पेपर सेट किया है उसने कुछ अलग एजम्पशन मान लिया, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है ओपिनियन में, तो आंसर चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर जो लोग ये मानेंगे कि लाइट रे थोड़ा सा अंदर इंसिडेंट हुई होगी और लेंथ एग्जैक्ट इंटीग्रल मल्टीपल टाइम्स है, वो आंसर आई लिखेंगे, और अदरवाइज ज्यादातर लोग i+1 लिखेंगे कि i+1 आंसर होगा। हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर जो d/L tan थीटा है ये इंटीग्रल i+f आ है, मतलब इंटीग्रल पार्ट भी है 4.7, 4.001 भी है इवन, और एच पे लाइट रे पड़ रही, तो फिर कोई डाउट नहीं है, तब जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होते हैं वो डेफिनेटली i+1 होंगे। मतलब अगर ये n आ रहा है तो n+1 होंगे, ठीक है ना। इसका इंटीग्रल मल्टीपल अगर n है तो ये मैं इंटीजर i कह देता हूं इसको, तो i+1 होंगे। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अगर ये जो लेंथ है ये 4.5 टाइम्स है तो x का 4.5 टाइम्स है तो 5 आएंगे, 9.01 टाइम्स है तो 10 आएंगे, 10.3 टाइम्स है तो 11 आएंगे, 12.5 टाइम्स आ रहा है तो 15 आएंगे। बट उस केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जिस केस में ये रेशियो जो है वो एग्जैक्ट इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी।
तो मैं आपको सिंपल बात बताता हूं, जो जेई का क्वेश्चन था उन्होंने एम्बिग्यूटी थी पर उन्होंने रखी नहीं। हुआ क्या, उन्होंने जो क्वेश्चन दिया उसमें आई और i+1 दोनों ऑप्शन में नहीं थे। आपको पता है कि आपने कहा कि नहीं मैं तो काउंट करूंगा, मैं तो 0 पे मानूंगा पहला रिफ्लेक्शन, तो पहला भी काउंट करूंगा लास्ट भी काउंट करूंगा, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग फर्स्ट वन विल बी i+1, एक ज्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आंसर में ये नहीं दिया गया है तो फिर आप आई के लिए जा सकते हो, थोड़ा बहुत आप उस चीज को कंसीडर कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी बातें होती है जिन पे आप लड़ नहीं सकते। यही है ना कि आप ये एज्यूम करोगे 0 पे तो i+1 आएगा, 0 से थोड़ा सा आगे एज्यूम करोगे तो आई आ जाएगा। तो इस चीज को यार थोड़ा ध्यान देना, एग्जाम के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा अपना आंसर लिखना, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं और ये 2 मीटर इनकी लेंथ है, पैरेलल है। ये 45 डिग्री एंगल है और ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, दिस इज 2 मीटर। तो सबसे पहले हम L/d tan थीटा कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा। तो दिस इज 2 मीटर डिवाइड बाई 0.3 से मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, tan 45, तो 20 डिवाइड बाई 3 इट इज 6.67 या 66। तो ये देखिए इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शन है तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, थोड़ा अंदर मान लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा लेंथ भी होगी। तो टोटल रिफ्लेक्शन होंगे जो इंटीग्रल पार्ट है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट आएगा, ठीक है ना, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है 6.67 का वो 6 आएगा। तो आंसर जो होगा दिस इज योर 7, ठीक है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे वो 7 होंगे बच्चों। बट अगर ये सेम कैलकुलेशन होता, ये सपोज हमारा 4 मीटर होता और ये डिस्टेंस जो है ये 20 सेंटीमीटर होती और ये एंगल जो है हमारा ये 45 डिग्री होता, तो ये हमारी जो डिस्टेंस आएगी, जो नंबर ऑफ रेशियो निकालेंगे L/d tan थीटा 0.2 और tan थीटा 145, tan 45 है, तो ये आप देख सकते हैं कि 20 आएगा, एग्जैक्ट इंटीग्रल वैल्यू आ रही। अब यहां आपका आंसर जो है वो जो है 20 या 21, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप अजम्पशन क्या मान रहे हैं, अगर आप ये मान रहे हैं कि नहीं मैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन 0 पे मानूंगा तो आप 0 और लास्ट इंक्लूड करके 21 आंसर लिख सकते हैं। बट जनरली लोग थोड़ा सा अंदर एज्यूम करके चलते हैं, तो अगर एग्जैक्ट 20 टाइम्स आ रहा है तो फिर आंसर ये मान लेते हैं कि अगर थोड़ा सा भी अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो उतना ही लेंथ यहां से कम पड़ जाएगी। तो उस केस में जो +1 होगा वो लास्ट वाला रिफ्लेक्शन एक कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आंसर जो होगा वो 20 होगा। बट मैं 20 या 21 दोनों अगर आंसर लिखे हैं यार तब तो फिर क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड करेगा। तो आप अगर क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है कि x इक्वल टू या इनिशियल 0 वाले पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, एकदम एज पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आप 21 भी टिक कर सकते हो। बट आई होप कि जो क्वेश्चन बना रहा होगा वो दोनों ऑप्शन नहीं रखेगा, दोनों रखेगा तो यार परेशानी वाली बात, ठीक है ना। तो देख लेना कि क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है आपको। तो ज्यादातर लोग वैसे 20 काउंट करते हैं, थोड़ा सा अंदर रिफ्लेक्शन मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ज्यादातर लोग काउंट करते हैं तो फिर वो सही हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। तो ये एजम्पशन क्या है, क्योंकि रे है, रे का जो डायमेंशन होता है, रे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर आप मान रहे हो कि एज पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फिर यार वो x इक्वल टू 0 ही मानना पड़ेगा, ठीक है। और वो अपनी तरफ से हम मान लें, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो बात अलग है। तो जनरली एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा और मेंस में तो बन सकता है। फिर क्वेश्चन देख के, ऑप्शन देख के मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है उस सिचुएशन में वो ऑप्शन टिक कर सकते हो आप, ठीक है बेटा। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। इस सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, TIR में भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है।